हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा सभ्यता एवं संस्कृति के सम्यक प्रसार तथा विकास के लिए एवं व्यक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है। मानव जीवन का उच्चतम ध्येय इस लोक की भौतिक उन्नति पूर्वक सृष्टि और जीवन की गुत्थियों को सुलझाना और ज्ञान का आलोक फैलाना है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने यह तथ्य भली भांति हृदयंगम किया था और इसीलिए सुदूर अतीत में भी भारत में शिक्षा की सुंदर व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली की उपादेयता के कारण ही भारत का समस्त प्राचीन तथा विशाल वाङ्मय इतना सुरक्षित और समृद्ध बना रह सका तथा भारतीय मानव सुसंस्कृत बन पाया। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के आभ्यंतर विद्यमान सहज मौलिक स्वरूप का प्रस्फुटीकरण संभव होता है। जड़ एवं अज्ञानी मानव भी शिक्षा से ही परिष्कृत और सुसंस्कृत होकर सम्माननीय बनता है। शिक्षा से ही मानव में मानवता आती है। मनुष्य में जीवन का सर्वाधिक महत्व है। मनुष्य को शिक्षा ग्रहण करनी ही चाहिए। इस तथ्य को भारतीय ऋषियों ने अनेक प्रकार से समझाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों, इन चारों वर्णों में शूद्रों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के लिए अध्ययन परम आवश्यक था। इसका दूसरा अर्थ यूँ भी ग्रहण किया जा सकता है कि शिक्षा ग्रहण न करने पर व्यक्ति शूद्र सदृश था। मानव जीवन में सम्यक पुरुषार्थ साधना के लिए संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। इनमें से प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम विद्याभ्यास तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए ही था। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्ति के अतिरिक्त ब्रह्मचर्य आश्रम का अन्य कोई उद्देश्य नहीं था। मनुष्य में उदात्त गुणों का निर्माण करके उसे सुसंस्कृत बना देने के लिए जिन 16 संस्कारों का विधान किया गया था, उनमें उपनयन संस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही संस्कार बालक को वेद अध्ययन में प्रवृत्त कराने में सक्षम था। इस प्रकार ऋषियों और विचारकों ने शिक्षा के महत्व को समझाया था और बाल्यावस्था से ही मनुष्य को इस शिक्षा के प्रति उन्मुख कर देने के लिए अनेक उपाय भी किए थे। प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली प्राप्त होती है, उसके उद्देश्य थे चरित्र निर्माण। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी के लिए जिस प्रकार की जीवनचर्या एवं शिक्षा का विधान था, उससे व्यक्ति का चरित्र सुदृढ़ हो जाता था। जीवन की किसी भी संदेहास्पद स्थिति से जुड़कर खरा उतर सकने की क्षमता व्यक्ति में विकसित हो जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम का कठोर एवं नियमित जीवन व्यक्ति के दुर्गुणों को नष्ट करके उसे सद्गुण संपन्न बना देता था। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली व्यक्तित्व के एकांगी विकास पर ध्यान नहीं देती। व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास हो। शरीर, बुद्धि, मन आदि की समस्त शक्तियाँ ऊर्ध्वमुखी होकर विकासशील हो, यही भारतीय शिक्षा का प्रयोजन था। कर्तव्य भावना जागृत करना। भारत में शिक्षा व्यक्ति को उदार, सहिष्णु तथा परोपकारी बना देती थी। किसी के धन का लोभ न करना तथा दूसरे की आवश्यकता में सर्वस्व दान कर सकना, यह शिक्षा का प्रयोजन था। इससे व्यक्ति में कठिन से कठिन उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता आ जाती थी। प्राचीन साहित्य तथा संस्कृति का संरक्षण। शिक्षा का एक प्रमुख प्रयोजन था प्राप्त ज्ञान का संरक्षण और संवर्धन। भारतीय शिक्षा का ही चमत्कार था कि मौखिक परंपरा के द्वारा विशाल वैदिक साहित्य सुरक्षित भी रहा और प्रत्येक युग में अनेक विद्वान और मौलिक विचारक दर्शन, गणित, वैद्यकीय, ज्योतिष, रसायन आदि शास्त्रों में नवीनतम मान्यताएं प्रस्तुत करते रहे। निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना। भारत की प्राचीन संस्कृति ने सभी पहलुओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, अतः शिक्षा पद्धति भी धर्म से प्रभावित। इसने विद्यार्थियों में निष्ठा एवं धार्मिकता की भावना जागृत की। यह आध्यात्मिक भावना से उसे भौतिक जीवन के आकर्षणों से विरत करती थी।
भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। जिस प्रकार भारतीय शिक्षा के कुछ विशिष्ट प्रयोजन उद्देश्य थे, उसी प्रकार भारतीय शिक्षा प्रणाली की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो कि विश्व के इतिहास में अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती। भारत में वास्तविक शिक्षा का प्रारंभ उपनयन से होता था। इससे पूर्व बालक को वर्ण परिचय और शब्दकोश आदि तो करा दिया जाता था, किंतु वेद की शिक्षा उपनयन के बाद ही प्रारंभ होती थी। उपनयन का संपूर्ण स्वरूप भारतीय विद्यार्थी के स्वरूप को द्योतित करता था। अपनी शिक्षा की संपूर्ण अवधि में व्यक्ति गुरुकुल या तपोवन में गुरु के समीप रहता था। परवर्ती युग में राजन्य वर्गों के व्यक्तियों को गुरुकुल में ना भेजकर गुरु को ही शिक्षा हेतु बुला लिया जाता था। कालांतर में भारत के तक्षशिला आदि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी गुरुकुल के ही परिवर्तित रूप थे, जहाँ सहस्त्रों छात्र गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु और शिष्य में पिता पुत्र के सदृश स्नेह था, सम्मान का संबंध होता था। शिष्य की प्रत्येक कठिनाई का समाधान करना गुरु का कर्तव्य था और गुरु की आज्ञा पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य था। संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क थी। वेदाध्ययन के लिए पहले से कोई शुल्क निर्धारित नहीं था। गुरुकुल की आर्थिक व्यवस्था का दायित्व समाज तथा राज्य वहन करता था। शिक्षा प्राप्त समाप्ति पर अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार शिष्य अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में गुरु दक्षिणा दिया करता था। गुरुकुल के सभी छात्रों को गुरु की समदृष्टि से देखा जाता था, भले ही वह सामर्थ्यशाली राजा का पुत्र हो अथवा निर्धन ब्राह्मण का पुत्र हो। समानता का यह आश्रम मनुष्य को संभाव से सुख तथा दुख झेलने की क्षमता प्रदान करता था। शिक्षा की पूर्ण अवधि में ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य था। नृत्य, गीत, पुरुष, सुगंध, कोमल शैया आदि ब्रह्मचारी के लिए वर्जित थे। उसे समस्त इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना होता था। इससे शिक्षा की ओर मन एवं बुद्धि एकाग्र होती थी। आगामी जीवन में भी विलास आदि के प्रलोभन में सरलता से नहीं पड़ता था। प्रत्येक बालक को उसकी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार पाठ्य विषय पढ़ाए जाते थे। विशेष विषयों में सिद्धांतों के साथ उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन का कौशल भी सिखाया जाता था, जिससे छात्र को सिद्धांत और व्यवहार दोनों उपलब्ध हो जाते थे। भारत में शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता थी सरल जीवन एवं उच्च विचार। संग्रह एवं प्रदर्शन की प्रवृत्ति को त्याग कर निरंतर उच्च विचारों को आत्मसात करना ही भारतीय शिक्षा का उदात्त स्वरूप है। शिक्षा का प्रारंभ भारत में शिक्षा को उपनयन संस्कार से प्रारंभ करके एक क्रमबद्ध सुस्थिर तथा धार्मिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया। द्विजाति के लिए यह परम आवश्यक संस्कार था। द्विजाति का जो भी व्यक्ति उपनयन संस्कार से रहित होता था वह जातिच्युत हो जाता था। संस्कार से वर्ष की आयु यह संस्कार 8 से 12 वर्ष की आयु में किया जाता था। सूत्र साहित्य ने भिन्न भिन्न वर्णों के बालकों के लिए भिन्न भिन्न आयु, ऋतु, समय आदि का विस्तृत विवरण दिया है। शिक्षा काल तथा अवधि। प्राचीन काल में शिक्षण सत्र श्रावण से शुरू होकर पौष या माघ में समाप्त हो जाता था। इस प्रकार अगस्त से फरवरी तक 6 महीने का ही होता था। शिक्षण सत्र के प्रारंभ का सूचक उपाक्रम समारोह किया जाता था। शिक्षा सत्र की समाप्ति पर उत्सर्जन समारोह होता था और विद्यार्थी अपने अपने घरों को चले जाते थे। किंतु कालांतर में जैसे जैसे पाठ्य विषयों में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे ही शिक्षण सत्र का समय बढ़ गया और इस प्रकार पूरे वर्ष ही छात्र गुरुकुल में रहने लगे। वर्ष भर में कुछ अनध्याय दिवस भी होते थे। अनध्याय का अर्थ था वेद का अध्ययन या अध्यापन ना करना। उपनिषदों के कुछ अंशों से ज्ञात होता है कि विद्यार्थी जीवन की अवधि सामान्य रूप से 12 वर्ष थी। शिक्षा प्राप्ति की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन के उपरांत छात्र विद्वानों की मंडली में उपस्थित होकर उनके प्रश्नों के उत्तर देता था और वह शिक्षा संपन्न व्यक्ति स्नातक कहलाता था। प्राचीन काल में समाज में स्नातक का बहुत सम्मान था। पाठ्य विषय। प्राचीन समय से ही शिक्षा के विभिन्न विषयों का क्षेत्र बहुत विशाल रहा है। वेद अध्ययन करना तो शिक्षा का प्रथम क्षेत्र था ही। वेद अध्ययन का अर्थ था मंत्रों तथा विशेष शाखाओं के ब्राह्मण भाग का अध्ययन। शीघ्र ही नवीन विषयों और विद्याओं के विकास के साथ साथ पढ़ाए जाने योग्य विषयों का क्षेत्र भी बढ़ता गया और समय की गति के अनुसार पाठ्य विषयों में परिवर्तन भी होता गया। वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। यज्ञ कर्मकांड जटिल हुआ और उसके अनुकूल ही ब्राह्मण ग्रंथ भी पाठ्यक्रम में जुड़ गए। उपनिषद काल में पाठ्य विषयों की संख्या में वृद्धि हुई। छंदोग्य उपनिषद के एक प्रसंग में
पाठ्य विषयों की विस्तृत सूची मिलती है। सनत कुमार से नारद कहते हैं, मैंने चारों वेदों, पांचवें वेद के रूप में इतिहास, पुराण, व्याकरण, पितृय, राशि, देव, एकायन, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, नक्षत्र विद्या आदि सीख ली थी। पुराणों में 18 विद्याओं की चर्चा की गई है। पाठ्य विषय की उपयुक्त विस्तृत सूची को से स्पष्ट होता है कि उस समय शिक्षा में परा अपरा सभी विद्याओं से संबंध विषय पढ़ाए गए एवं पढ़े जाते थे। व्यक्ति की शिक्षा में साहित्य और उपयोगी विषय का सुंदर समन्वय था। जातकों के अनुसार उस समय युवक वेदों और 18 शिल्पों का अध्ययन करते थे। शिक्षण प्रणाली। प्राचीन भारत में शिक्षण कार्य मौखिक था। सर्वप्रथम ओंकार, गायत्री आदि सिखाई जाती थी। इसके बाद वेद के अन्य भाग पढ़ाए जाते थे। वेद को ज्यों का त्यों भविष्य की पीढ़ियों तक ले जाने के लिए अनेक सुव्यवस्थित नियम बनते गए। शिष्य गुरुमुख से श्रवण किए पाठ को दोहराता था, अपनी त्रुटियां सुधारता, प्रश्न पूछता तथा इस प्रकार उस पाठ को कंठस्थ कर लेता था। प्राचीन काल में वेद लिपिबद्ध नहीं थे। बिना पुस्तकों की सहायता के ज्ञान प्राप्ति होना प्राचीन शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। वेद अध्ययन का तात्पर्य मंत्रों को कंठस्थ कर लेना ही नहीं, प्रत्युत अर्थ भी समझना था। इस शिक्षण प्रणाली का बहुत बड़ा महत्व था। वैशिष्ट्य यह भी था कि प्रत्येक छात्र पर गुरु वैयक्तिक ध्यान देता था। शिक्षण कार्य में बड़े विद्यार्थी अपने से छोटे छात्र को पढ़ाते थे। आवश्यक विषयों पर गुरु शिष्य में वाद विवाद होते थे। इससे मानसिक शक्ति पुष्ट होती थी। शिक्षण शुल्क। प्राचीन भारत की शिक्षा की अनेक विशेषताओं में यह एक अनूठी विशेषता है कि वेदाध्ययन के लिए पूर्व निर्धारित शुल्क नहीं था। गुरुकुल में रहते समय समावर्तन संस्कार के समय गुरु दक्षिणा अवश्य थी, परंतु उसके सामर्थ्य अनुसार यह गुरु पर निर्भर करता था कि वह दक्षिणा ले या ना ले। शिक्षण कार्य को इस प्रकार धर्म का स्वरूप दे देने पर भी कुछ गुरु धन प्राप्ति के लिए भी शिक्षण कार्य करते थे। जीविका के लिए वेद या वेदांग पढ़ाने वाला गुरु उपाध्याय कहलाता था। परीक्षा प्रणाली। वर्तमान काल में जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली प्रचलित है, ऐसी कोई प्रणाली प्राचीन शिक्षा पद्धति में नहीं थी। शिष्य के निरंतर अध्ययन तथा योग्यता को प्रतिदिन परखने वाले गुरु उसको विभिन्न विषयों का पूर्ण ज्ञाता जान लेने पर समावर्तन की अनुमति दे दिया करते थे। शिष्यों के पारस्परिक संवाद, व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तरों में शिष्य को योग्यता प्रकट हो जाती थी और अपने अपने ढंग से गुरु शिष्य की परीक्षा लेते भी थे। महाभारत में द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र शिक्षा देकर जब जनसमूह के समक्ष उनके अस्त्र कौशल की आयोजित किया, तब वह वस्तुतः परीक्षा ही थी। शिक्षा संस्थाएं। प्राचीन भारत में शिक्षा के स्वरूप का विवेचन करते हुए मुख्यतः गुरुकुल शब्द का प्रयोग हुआ है। गुरुकुल ही सर्वाधिक शिक्षा संस्था थी जहाँ व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किया करता था। गुरुकुलीय शिक्षा के सर्वप्रथम स्रोत रहे हैं। इनमें कुल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक संपूर्ण परंपरा का बोध होता है। भारत के प्रख्यात तीर्थस्थल भी शिक्षा का केंद्र बनते रहे। तीर्थों में अनेक विद्वान रहा करते थे और विशिष्ट स्थलों पर पर्याप्त समय के लिए आकर रहा करते थे। अतः शिक्षा प्राप्ति के लिए अनेक छात्र तीर्थों का आश्रय लेते थे। ऐसे तीर्थ स्थलों में वाराणसी, कांची तथा नासिक प्रमुख थे। इन शिक्षा केंद्रों के अतिरिक्त कुछ प्रख्यात विश्वविद्यालय भी भारत में हुए जो अनेक शताब्दियों तक सहस्त्रों छात्रों को निरंतर शिक्षा दान देते रहे। जहाँ विदेशों से आने वाले ज्ञान पिपासु व्यक्तियों ने भी शिक्षा ग्रहण की। ऐसे विश्वविद्यालय अनेक सदियों तक छात्रों को शिक्षित करने के साथ भारतीय संस्कृति के भी पोषक रहे। कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला भारत का प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ईसा की 7वीं सदी में यह शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसकी प्रसिद्धि ऐसी बढ़ी कि वाराणसी, राजगृह, मिथिला आदि नगरों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसी विश्वविद्यालय में यूनानी और भारतीय दार्शनिक परस्पर संपर्क में आए और एक दूसरे के सिद्धांतों को प्रभावित किया। बौद्ध जातकों से इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत विवरण उपलब्ध होते हैं। उच्च शिक्षा का एक केंद्र मात्र था जहाँ जगत विख्यात विद्वान रहते थे। ये विद्वान किसी के वेतन भोगी नहीं थे। इन विद्वानों की कीर्ति से आकृष्ट होकर छात्र यहाँ आते थे। 3 वेदों, 18 विद्याओं और विविध शिल्पों की शिक्षा सुलभ थी। कुल मिलाकर 68 विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, धनुर्विद्या,
हस्त विद्या, मंत्र विद्या, शल्य क्रिया, चिकित्सा आदि इस प्रकार तक्षशिला साहित्य और उपयोगी सभी शिक्षाओं का केंद्र था। भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण इस स्थल का सामरिक महत्व अधिक था। इसी कारण इसको बारंबार विदेशी आक्रमणों का भार उठाना पड़ा। 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत पर हूणों के आक्रमण के समय यह प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र पूर्णतः नष्ट हो गया। अब नालंदा। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव पड़ी थी। बिहार के पटना में बड़गांव नामक स्थान पर इस विश्वविद्यालय के भग्नावशेष प्राप्त होते हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त राजाओं के द्वारा दान में दी गई प्रचुर धनराशि से इस शिक्षा केंद्र की उन्नति हुई थी, जहां भारत भर से तो छात्र आते ही थे, साथ ही मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जावा से भी विद्यार्थी आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रशासन एक अधिकारी मंडल के अधीन था। कुलपति सर्वोच्च अधिकारी था तथा पंडित उसका सहायक। इस विश्वविद्यालय में अत्यंत श्रेष्ठ पुस्तकालय था, जो रत्नसागर, रत्नरंजक तथा रत्नोदधि नामक 3 भवनों में स्थित था। 8वीं शताब्दी तक नालंदा को शिक्षा केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो चुका था। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों के प्रबल आक्रमण ने इसे नष्ट कर दिया। वल्लभी। 7वीं शताब्दी में सौराष्ट्र में वल्लभी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। सौराष्ट्र के मैत्रक वंश के राजाओं ने इसकी स्थापना की। इसमें लगभग 6000 छात्र थे। इसको राजाओं के प्रचुर दान से सहायता प्राप्त होती थी, किंतु कालांतर में यह भी आक्रांताओं के आक्रमण से नष्ट हो गया था। विक्रमशिला। बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में उत्तरी मगध में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निरंतर 4 शताब्दियों तक यह पूर्वी भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसके मध्य में बोधिसत्व की एक बहुत बड़ी एवं भव्य प्रतिभा थी। उच्च शिक्षा का ऐसा महान केंद्र 13वीं शती का प्रारंभ होते ही नष्ट हो गया। प्राचीन भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखने, उसका विकास तथा प्रसार करने में इन सभी शिक्षा केंद्रों ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।